Everyone, I hope all you are good at home. Now today we are going to start our next topic, that is diffraction of light. Diffraction हम लोग स्टार्ट करेंगे आज. क्या होता है diffraction? सबसे पहले इसको समझते हैं. Diffraction का मतलब होता है the bending of light. Bending of light wave. लाइट वेव की जो बेंडिंग होती है उसे क्या बोलते हैं हम? डिफ्रैक्शन. क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन. ये कैसे होता है? जैसे कोई ऑब्स्टेकल मैंने यहाँ पर रख दिया इस तरह से, लाइट रेज यहाँ से आ रही है, तो लाइट रेज ज़्यादा तो जो इस ऑब्स्टेकल पे जाएगी वो तो हमें आगे दिखाई देगी नहीं, बट जो लाइट रेज इनसे आगे निकल जाएगी इस तरह से ऑब्स्टेकल के दोनों साइड से, तो वो लाइट रेज हमें क्या देंगी? दिखाई देंगी. डिफ्रैक्शन ऑब्स्टेकल से भी होता है और किसी गैप की वजह से भी होता है. जैसे ये क्या है? ये एक वॉल है. ये क्या है? वॉल में यहाँ पे क्या है? होल है. तो लाइट रेज सिर्फ अब इसी होल से ही क्या होंगी? सिर्फ पास होंगी. इसी होल से क्या होंगी? पास होंगी. इसे क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन. इसे क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन. इज दैट क्लियर? द बेंडिंग और द चेंज इन द लाइट पाथ, या तो बेंडिंग या फिर चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट. चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये दो तरह कैसे होता है? एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. कितने तरह से होता है? ये दो तरह से. एक साइंटिस्ट है फ्रेस्नेल और एक साइंटिस्ट है फ्रॉनहोफर. इन दोनों ने डिफ्रैक्शन पैटर्न को सबसे पहले नोट किया. डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है? जैसे अब यहाँ से लाइट रेज पास होती हुई यहाँ पे कोई स्क्रीन हमने लगा रखी है, तो जो लाइट रेज की मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो इस पॉइंट पे होगी, फिर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम और फिर ज़्यादा. इसी तरह से इसके लिए भी हमने कोई स्क्रीन लगा रखी है, तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, बीच में कम और फिर ज़्यादा. इस तरह से इंटेंसिटीज में क्या आता है? चेंज आता है. यानी जहाँ पे लाइट रेज ज़्यादा आ रही हैं वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और जहाँ पे लाइट रेज कम आएगी वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी. तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न नोट किया किसने? फ्रेस्नेल ने. फ्रेस्नेल ने सिर्फ क्या किया? एक सोर्स लिया, सोर्स या फिर जहाँ से लाइट रेज आ रही है कोई ऑब्जेक्ट इन्होंने लिया. क्या लिया? सोर्स या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई सोर्स. इसको इन्होंने ऑब्स्टेकल से पास कराया. ये क्या है अभी यहाँ पर? ऑब्स्टेकल. ये क्या है? ऑब्स्टेकल. और इसका पैटर्न इन्होंने स्क्रीन के ऊपर नोट किया, गैप में से भी और ऑब्स्टेकल में से भी. तो दोनों में पैटर्न क्या आया? लगभग सेम आया. इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा हुई? एट द एजेस. जो दोनों इसकी बाउंड्रीज थी वहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा है. इज दैट क्लियर? इस तरह से इन्होंने फ्रेस्नेल ने अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न नोट किया. और इसमें इन्होंने क्या नहीं किया कि इसमें जो सोर्स और जो स्क्रीन है वो एक पर्टिकुलर नियर इनको पास में रखा जाता है. कैसे रखा जाता है? पास में. यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम रहता है. क्या रहता है? मिनिमम. इन्होंने इस पैटर्न को बनाने के लिए किसी लेंस का यूज नहीं किया. कोई भी लेंस का इन्होंने यूज नहीं किया. फिर इन्होंने क्या किया कि इसके पैटर्न्स को स्टडी करने के बाद फ्रॉनहोफर ने लेंस का यूज़ किया. लेंस के यूज़ करने से उनके पैटर्न में थोड़े चेंजेस आए. ये कम यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ क्या है? कम है, लेस इन यूज़. इन्होंने किसी लेंस का यूज़ नहीं किया. इनकी इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम थी? एट द एजेस, यानी जहाँ से लाइट रे सबसे ज़्यादा पास हो रही थी यहाँ पे इनकी इंटेंसिटी क्या थी? ज़्यादा थी. बट इनके अपोजिट फ्रॉनहोफर ने लेंस का यूज किया और इसी को हम अब ज्यादा यूज करते हैं. और जो यहाँ पे जो डिस्टेंस था सोर्स और स्क्रीन के बीच में, फ्रॉनहोफर वाले केस में डिस्टेंस क्या है? थोड़ा कम है. डिस्टेंस क्या है? थोड़ा कम. या फिर हम बोल सकते हैं फ्रेस्नेल का डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर था इनके बीच में, तो इनका डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू फ्रेस्नेल क्या था? ज़्यादा था. जो डिस्टेंस था सोर्स और स्क्रीन के बीच में वो क्या था? ज़्यादा. इज दैट क्लियर? तो इस तरह से इन्होंने देखा. अब हम स्टडी करते हैं फ्रॉनहोफर की. फ्रॉनहोफर ने कैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न को नोट किया. अभी हमने देखा फ्रेस्नेल का डिफ्रैक्शन क्या होता है. तो क्या था उसमें? इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ थी? एंड्स पे. बीच में क्या थी? मिनिमम थी.
और जो साथ में इसके जो भी यूजेस है वो सब हमने स्टडी किए। अब हम नेक्स्ट डिफ्रैक्शन देखते हैं, दैट इज फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर इन्होंने क्या किया, लेंसेज का यूज किया। कैसे यूज किया वो देखते हैं। जैसे ये एक स्लिट थी, ठीक है, इन्होंने क्या रखा, एक सोर्स को यहाँ रखा, एक लेंस को यहाँ पे रखा, एक लेंस को इस तरह से यहाँ पे रखा, फिर दो लाइटें इस तरह से इन्होंने निकाली। तो अगर ये जो सोर्स है, इन्होंने इस सोर्स को कहाँ रखा, फोकस के ऊपर रखा, इस लेंस के फोकस के ऊपर। तो ये लाइटें क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्या हो गई, पैरेलल। फिर इन्होंने यहाँ पे इक्वल लेंस का यूज किया, और इस लेंस से जब लाइटें पैरेलल पास हुई तो स्क्रीन के ऊपर जाके मिल गई इस तरह से। तो लाइट रेस मैक्सिमम कहाँ आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न था वो इस तरह से था, इंटेंसिटी ज़्यादा होती हुई सेंटर में बहुत ज़्यादा हो गई, सेंटर में क्या हो गई, बहुत ज़्यादा, और फिर कम होती चली गई। ये इनका इंटरफेरेंस पैटर्न था। इन्होंने क्या किया, सिर्फ लेंसेज का यूज़ किया। लेंसेज का यूज़ करने से आपको सेंटर के अंदर जो इंटेंसिटी होती है वो क्या मिल जाती है, ज़्यादा मिल जाती है। तो इन्होंने लेंसेज का यूज़ किया इस तरह से। तो इस तरह से इन्होंने लेंसेज का यूज़ किया, तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह से बना। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। इज दैट क्लियर? तो इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम थी इस पॉइंट के ऊपर, यानी एट द सेंटर, बीच में। ये एक वेव फ्रंट था। ये क्या था, एक वेव फ्रंट। इसी इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक वेव फ्रंट को तो कैसे भेजा, लेंस के पैरेलल, और दूसरे वेव फ्रंट को इन्होंने क्या किया, दूसरे वेव फ्रंट को इन्होंने इंक्लाइन कर दिया थीटा डिग्री के ऊपर। कितना डिग्री के ऊपर इंक्लाइन कर दिया, थीटा डिग्री के ऊपर। जैसे एक तो वेव फ्रंट ये गया, एक वेव फ्रंट इन्होंने इस तरह से यहाँ पे इंक्लाइन कर दिया, एक ही यहाँ से इस तरह। जब ये दोनों आगे पास हुए तो ये दोनों इस पॉइंट पे आके मिल गए। लेट दिस बी P एंड लेट दिस बी O। कितने डिग्री पे इंक्लाइन किया इन्होंने, थीटा डिग्री पे। कितने डिग्री पे इंक्लाइन किया, थीटा। वेव फ्रंट को ऑब्टेन करने के लिए इन्होंने इसको क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया। कितने डिग्री पर, थीटा डिग्री पर। और इसी तरह इन्होंने इस तरह से लाइन ड्रॉ की जो हमने पढ़ी थी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो ये कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, थीटा। तो पाथ डिफरेंस अगर निकालेंगे तो पाथ डिफरेंस ये 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो पाथ डिफरेंस कितना है हमारे पास, ये डेल्टा, यही होता है पाथ डिफरेंस। जो एक लाइट रे यहाँ से जा रही है और एक लाइट रे इस तरह से सीधी गई, तो ये S1 हो गया और ये S2। जो हमने क्या किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें हमने इस तरह से कुछ किया था। तो वही चीज़ हमने वापस से यहाँ पे की। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग इस पर फाइंड कर रहे हैं S और डेल्टा के बीच में रिलेशन। अगर ये क्या है, ये D है गैप, इन दोनों ऑब्स्टेकल की लेंथ कितनी है, D, या गैप की लेंथ कितनी है, D। पैटर्न वही रहेगा, बट हमने एक और ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन करने की कोशिश की। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा, और फिर क्या होती गई, कम होती गई। पैटर्न वही रहेगा, वो सिर्फ मैंने एक बार इसलिए इरेज किया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये पॉइंट कैसे आया अभी। इज इट क्लियर? अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, डेल्टा अपॉन डी। डेल्टा क्या है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है, द चेंज इन पाथ, द चेंज इन पाथ, यानी कि कितना पाथ, कौन सी वेव ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। तो कौन सी वेव ट्रैवल कर रही है, S1 to P वाली, और S to P का क्या है, डिस्टेंस कम है। तो इसकी ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, D साइन थीटा। डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ गया, D साइन थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हमने फ्रॉनहोफर पढ़ा। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या था, सिर्फ उसमें जो पहले इनिशियल मैंने डायग्राम बनाया था दो लेंसेज का, और इस तरह से एक लाइट ने यहाँ से पास की, यहाँ से पास की, फिर ये पैरेलल होने के बाद स्क्रीन के ऊपर जाके मिली, वो क्या था, सिर्फ डिफ्रैक्शन था फ्रॉनहोफर का। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, इट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ फ्रॉनहोफर थ्रू अ सिंगल स्लिट। अगर एक स्लिट गिवन है तो उससे डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनेगा। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आ गया, डेल्टा इज इक्वल्स टू D साइन थीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम।
ये डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब दो कंडीशन हमने पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक क्या पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव, और एक हमने पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक क्या पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक कंडीशन होती है मिनिमा की और एक कंडीशन होती है मैक्सिमा की। मिनिमा का मतलब जब डिफ्रैक्शन पैटर्न कंस्ट्रक्टिव हो, इंटरफेरेंस पैटर्न कौन सा हो कंस्ट्रक्टिव, तो कौन सी कंडीशन होती है मिनिमा की। और जब इंटरफेरेंस का पैटर्न डिस्ट्रक्टिव होता है तो कौन सी कंडीशन होती है मैक्सिमा की। कौन सी कंडीशन होती है मैक्सिमा की। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों कंडीशंस इसके अंदर होती हैं। हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस कितना होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस होता है एन लैम्डा। तो एन लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डी साइन थीटा। क्या आ जाएगा डी साइन थीटा। अगर फर्स्ट मिनिमा है, अगर फर्स्ट क्या है मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा अगर होगा तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डी साइन थीटा। अगर सेकंड मिनिमा होगा तो 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। थर्ड मिनिमा होगा तो 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब मैक्सिमा की कंडीशन, मैक्सिमा कब आएगा? मैक्सिमा के लिए इंटरफेरेंस कौन सा होता है डिस्ट्रक्टिव, और उसके लिए हमने डेल्टा कितना पढ़ा 2n - 1 इंटू लैम्डा बाय 2। ये डेल्टा की वैल्यू, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2n - 1 इंटू लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। अगर फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन देखते हैं, फॉर फर्स्ट मैक्सिमम, फॉर फर्स्ट मैक्सिमम तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। फॉर सेकंड मैक्सिमम, फॉर सेकंड मैक्सिमम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं 2 टू द 4 - 1 3 लैम्डा बाय 2, और 3 पुट करते हैं थर्ड के लिए क्या आएगा 5 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। तो इस तरह से हम मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस निकाल सकते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न कब मैक्सिमम या कब मिनिमम होगा, या कब मैक्सिमा आएगा या कब मिनिमा आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था। ये क्या था सिर्फ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। हम इसे ही यूज करते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाता है। जो सोर्स हमने यहाँ पे रखा वो जनरली कहाँ रखते हैं इस लेंस के फोकस के ऊपर। तो इस लेंस के फोकस के ऊपर से लाइट रेज आई, पैरेलल हो गई। पैरेलल होने के बाद जब दूसरे लेंस से पास हुई तो ये दोनों स्क्रीन के ऊपर आके इन्होंने क्या बना दी इंटेंसिटी पैटर्न। और जहाँ पे लाइट रेज मैक्सिमम होगी वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी मैक्सिमम, और बाकी जगह इंटेंसिटी क्या होगी मिनिमम होगी। फिर हमने पढ़ा था साइन थीटा। इस ट्राइंगल से हम निकालते हैं जैसे S1 S2, और मैंने इसका नाम दे दिया A। तो इस ट्राइंगल से हम निकालेंगे S1 S2 A, तो ये डेल्टा इक्वल्स साइन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डेल्टा अपॉन D। और फिर हमने इसको सॉल्व किया कंस्ट्रक्टिव दैट इज मिनिमा के लिए, और फिर हमने सॉल्व किया डिस्ट्रक्टिव दैट इज मैक्सिमा के लिए। इज दैट क्लियर? अब एक दो टॉपिक्स और देखते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं इस चैप्टर के। रिजॉल्विंग लिमिट। रिजॉल्विंग लिमिट क्या होता है? रिजॉल्विंग लिमिट का क्या मतलब है इसका, जैसे दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मार्क किए इस तरह से। तो रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है? रिजॉल्विंग लिमिट इज द एबिलिटी ऑफ आवर आईज। रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर आईज टू सी टू पॉइंट्स विच आर केप्ट नियरर टू ईच अदर। दो पॉइंट्स जो बहुत पास पास में रखे हुए हैं, ये थोड़े दूर दूर हैं बट मैंने इनको और पास में कर दिया। तो द एबिलिटी ऑफ सीइंग टू पॉइंट्स क्लियरली विच आर केप्ट वेरी नियर टू ईच अदर, जो बहुत पास रखे हुए होते हैं एक दूसरे के, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? रिजॉल्विंग लिमिट। क्या बोलते हैं उस एबिलिटी को? रिजॉल्विंग लिमिट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है थीटा मिनिमम इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। 1.22 लैम्डा अपॉन डी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, और डी क्या है? डायमीटर ऑफ द एपर्चर। एपर्चर का डायमीटर कितना है हमारे लेंस का, या माइक्रोस्कोप का लेंस है या टेलीस्कोप का लेंस है, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है। बट माइक्रोस्कोप जैसे होगा तो माइक्रोस्कोप में हम दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। हमने क्या मानी है दोनों के जो डिस्टेंस ऐसे, और हम इतनी डिस्टेंस इनको देख रहे हैं, तो ये कभी कभी एस अपॉन एल के भी इक्वल होता है। और ऐसे ही जब हम टेलीस्कोप को देखते हैं तो टेलीस्कोप में हम दो स्टार्स को देख रहे हैं,
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऐसा ही, ये लेंथ l है, तो ये s अपॉन l के भी क्या होता है, इक्वल होता है। बट जनरली हम लोग तीनों के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चाहे आइस का हो, चाहे माइक्रोस्कोप का हो, या फिर टेलीस्कोप का हो, हम तीनों के लिए यही सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। थीटा मिनिमम इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ द अपर्चर। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं चैप्टर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स इज 2:1। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, दो वेव्स के एम्पलीट्यूड का रेशियो है 2:1, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 2:1। फिर इसमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड्स। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम का एम्पलीट्यूड इसमें, और फिर क्या पूछा है, एंड इंटेंसिटीज ऑफ द वाइब्रेशंस, और इंटेंसिटीज का भी मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो, ये दोनों चीजें हमसे पूछी हैं। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होता है, जब इंटरफेरेंस कौन सा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब था तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, A1 प्लस A2, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या था, मिनिमम A1 माइनस A2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो कितना आ गया, 3:1। इज दैट क्लियर? ये आ गया हमारे पास एम्पलीट्यूड्स का रेशियो। फिर क्या पूछा है इसमें, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो, तो वो क्या होगा, A मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन A मिनिमम का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, I प्लस टू क्या हो जाएगा, KA स्क्वायर, तो K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3/1 का होल स्क्वायर, जो कितना होता है 9:1। तो हमारे पास किसका रेशियो आ गया, इंटेंसिटीज का, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है हमें, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटीज I एंड 4I। एक सोर्स की इंटेंसिटी है I और एक की इंटेंसिटी है 4I, आर यूज्ड, फाइंड इंटेंसिटीज एट दीज पॉइंट। हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है उन पॉइंट्स के ऊपर जहां पर फेज डिफरेंस एक बार कितना है 0, दूसरी बार कितना है π/2, और तीसरी बार कितना है पाई है, तीसरी बार कितना है पाई। हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटीज जब फेज डिफरेंस ये और ये है। फिर इसमें यही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 वो भी लिख रहा हूँ मैं एक बार। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स विच मेक्स फ्रिंज विड्थ ऑफ विड्थ 1 mm। फ्रिंज विड्थ गिवन है 1 mm, दो होल्स के बीच में डिस्टेंस पूछी है, स्मॉल d पूछा है। स्क्रीन प्लेस्ड एट 1 मीटर, स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर रखी हुई है 1 मीटर पे, while wavelength is 5000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ है। तो ये हमें गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, सेकंड में और थर्ड में। तो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा कि दो वेवलेंथ्स, एक की इंटेंसिटी थी I1 और एक की इंटेंसिटी थी 4I, एक की थी I और एक की थी 4I। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे थे, तो वो सुपर इम्पोज हो रहे थे तो एक बार उनके बीच में एंगल था 0 डिग्री, एक बार था π/2 और एक बार था पाई। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो क्या होगी, तो हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल्स टू √A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos थीटा या cos फाई, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। फिर अगर हम इसको इस तरह लिखें तो R² इज इक्वल्स टू A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos फाई, हम लिख सकते हैं इसको इस तरह। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने फॉर्मूला और क्या पढ़ा, I इज प्रोपोर्शनल टू A², सो I इज इक्वल्स टू KA²। अगर हमें एक ही वैल्यू निकालनी है तो A इक्वल्स टू आ जाएगा I/K का रूट, या फिर A² इक्वल्स टू क्या आएगा I/K। तो हम इस फॉर्मूले में चेंजेस करते हैं, जब इसमें चेंजेस करेंगे तो R
आर के प्लेस पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आ गई अपॉन के इज इक्वल्स टू I1 अपॉन के प्लस I2 अपॉन के प्लस 2 अंडर रूट I1 अपॉन के इंटू I2 अपॉन के कॉस 5। सब में से k कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 रूट प्लस I2 रूट इंटू कॉस 5। ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम I1 और I2 की वैल्यूज पुट करते हैं, 5 की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। तो फर्स्ट केस में जो एंगल है वो कितना है, 0। तो I1 कितना है, I2 कितना है, 4i प्लस 2 अंडर रूट I इंटू 4i इंटू कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इंटू 1। तो ये I इक्वल्स टू क्या आ गया, जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, I प्लस 4i 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i स्क्वायर, उसका रूट होगा 4i, तो 4 प्लस 5 9i। फिर इस केस में रिजल्टेंट निकालते हैं तो I प्लस 4i प्लस 2 रूट I1 प्लस I2 4 जो है 4I1 इंटू 90 कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0, तो I प्लस 4i 5i। फिर जब पाई होगा तो पाई जब होगा तो कितना आएगा, पाई जब होगा तो आई आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई प्लस 4i प्लस 2 अंडर रूट आई अंडर रूट 4i और कॉस 180 कितना होता है, -1। तो आई प्लस 4i 5i और 2 2 4, तो 5i माइनस 4i कितना हो जाएगा, आई। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने तीनों केसेस में निकाल ली। जब एंगल 0 डिग्री था तो इंटेंसिटी कितनी आई, 9i। जब 90 था तो कितनी आई, 5i। और जब कितना था, पाई, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, आई आ गई। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, एक सोर्स था एक स्लिट के ऊपर, फिर उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर उससे हमने क्या बनाया, रिजल्टेंट बनाया था। तो वहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आया था, बीटा इक्वल्स टू आया था लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बीटा क्या था, फ्रिंज विड्थ, लैम्डा वेवलेंथ, डी डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन और स्मॉल डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्सेज। इन सभी की वैल्यूज पुट करनी है और हमें स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी है। तो स्मॉल डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाय बीटा। लैम्डा कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10। डी कितना है, 1 मीटर अपॉन 1 mm। 1 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3। इसको हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल डी की। तो 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3, तो 5000 इंटू 10 की पावर -7। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्सेज। डायग्राम याद नहीं है तो याद कर लीजिए। यहाँ पर इस तरह से ये केस है, यहाँ से लाइट सोर्स गए, फिर यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बना था। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो डी, स्क्रीन और सोर्स के बीच में जो गैप होता है कैपिटल डी, और जो 2 ब्राइट स्पॉट्स या डार्क स्पॉट्स के बीच में गैप था वो क्या था, फ्रिंज विड्थ। वो क्या था, फ्रिंज विड्थ। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अब इस चैप्टर में एक टॉपिक रहा है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता क्या है, उसका बेसिक आइडिया हम आज ले लेते हैं। अभी पोलराइजेशन पोलराइजेशन क्या होता है, इट इज जस्ट अ टेक्निक। ये क्या होती है, टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं, ग्लासेस के ऊपर पेंट या पॉलिश करते हैं और उतनी ही लाइट को हम अंदर आने देते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जो लाइट रेज है, अगर हमने क्या किया, ग्लास के ऊपर हमने एक ब्लैक कलर की फिल्म लगा दी तो बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता, बट वी कैन लुक आउटसाइड, बट हम लोग बाहर देख सकते हैं। पोलराइजेशन का मतलब टू कंस्ट्रेंट, लाइट को कंस्ट्रेंट करना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। जैसे
अगर मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस तरह से ये जो लेंस है मेरा, इस लेंस के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या कर दी, क्लोटिंग कर दी, यहाँ पे ब्लैक कलर से क्लोटिंग कर दी यहाँ पर और यहाँ पर। तो क्या होगा, मैं यहाँ से बाहर तो देख पाऊंगा, क्यों, क्योंकि आई से लाइट रेज निकलेगी, बट यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट इन विच डायरेक्शन माई आई आर मूविंग, मेरी आईज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है आपको पता नहीं चलेगा। सन ग्लासेस होते हैं या फिर कुछ कैमरा में सेटिंग होती है इन लोगों की, कैमरे के अंदर लाइट रेज को कंट्रोल करना, पॉलराइड्स डिवाइस आती हैं जिनसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर और चैप्टर भी फिनिश करेंगे उसी क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।